ठीक है चंद्रशेखर भैया? चंद्रशेखर भैया का माइक म्यूट है अभी। ठीक है जी। हाँ जी। मानव के साथ तो संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति होती है। तृप्ति हमारा वर है, अतृप्ति हमारा वर नहीं है। हर व्यक्ति तृप्त होने के आसार में समाधान, समृद्धि, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में जीना सहस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया, अस्तित्व ही परम सत्य है। निरंतर रहने वाली वस्तु अस्तित्व ही है और अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप है। सह अस्तित्व ही निरंतर प्रभावशील है। फलस्वरूप विकास व जागृति प्रकट होता है, विकास क्रम होता है, विकसित हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। विकास क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। जीवन कितनी संख्या होना है, इसका निश्चयन भी सहस्तित्व सहज विधि से आता है, भ्रमित मानव क्रम से आता नहीं। अस्तित्व स्वयं अपनी विधि से चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुका है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव स्वयं को अन्य प्रकृति के साथ पूरक होने के प्रमाण रूप में प्रमाणित नहीं कर पाया, बल्कि उल्टे शोषण करता रहा है। शोषण से मानव कैसे सुखी होने की कामना किया, यह सोचने का मुद्दा है। शोषण से सुखी होने के बारे में सब राज्य, सब समुदाय, सब धर्म, अधिकांश परिवार सोचते हैं। जहां तक राज्य और समुदाय की मान्यता है, शोषण पूर्वक ही सुखी हो सकता है। आज तक यही अंतिम बात है और विज्ञान भी इसका समर्थक है कि संघर्ष और शोषण पूर्वक ही मानव अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। अस्तित्व से यहाँ मतलब अपनी जाति, समुदाय से है। संघर्ष का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। संघर्ष करना ही विकास माना जाता है। जो देश ज्यादा युद्ध कर सकता है, ज्यादा व्यापार बुद्धि का प्रयोग कर पाते हैं, ज्यादा शोषण कर सकता है, उसे विकसित देश कहा जाता है। जबकि विकसित देश वही है जो जागृत हो गया है, व्यवस्था में है, समाधानित है, समृद्ध है, अपने में विश्वास करता है, सहस्तित्व को समझता है। जीवन को समझने वाला और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। जहां तक भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, इनको हम प्रयोग पूर्वक उपयोगिता के आधार पर पहचान लेते हैं। उपयोगिता को हम सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के रूप में पहचानते हैं। सामान्य आकांक्षा है आहार, आवास, अलंकार। महत्वाकांक्षा है दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। इनमें से अधिकांश भाग तो पहचान लिए गए हैं, उत्पादन भी कर लिए गए हैं। इसको सर्वसुलभ करने का प्रयत्न भी व्यापार विधि से किए हैं। व्यापार विधि में लाभ की प्रतीक्षा रहती ही है। भैया जी भैया। हाँ जी। मानव पदार्थावस्था और प्राणावस्था का सदुपयोग करता है और मानव के साथ संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति पूर्वक जीता है। मानव के साथ संबंध तो प्रकृति के साथ भी है, पर मानव के साथ अलग तरह का संबंध है। उसको पहचान के, उसका मूल्यांकन करके तभी आदमी तृप्ति पूर्वक जी पाता है, ऐसा बताए हैं। और आदमी को तृप्ति चाहिए या तृप्ति नहीं चाहिए, और तृप्ति के आसार में, मतलब तृप्ति के लिए ही वो समाधान, समृद्धि, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में जीना, सहस्तित्व को प्रमाणित करना है। ये सब जो है तृप्ति के लिए ही है, और ये सब नहीं होगा तो आदमी तृप्त नहीं होता है। आगे है, सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया, सहस्तित्व ही परम सत्य है। सहस्तित्व मतलब व्यापक और इकाइयां साथ साथ होना, और
सारी इकाइयां भी आपस में साथ साथ होना, यह सहअस्तित्व का स्वरूप है। सहअस्तित्व का अर्थ है हम एक दूसरे के साथ जिए, एक दूसरे के साथ प्रयोजन पूर्वक, उपयोगिता पूर्वक जिए, संबंधों को पहचाने, उनका निर्वाह करें। अगर हम आपस में झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष करते हैं तो ये सहअस्तित्व नहीं हुआ। तो सहअस्तित्व के कारण विकास व जागृति प्रकट है, विकास क्रम होता है, विकसित हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। विकास क्रम में भौतिक और रासायनिक वस्तु के रूप में है, और विकास के रूप में जीवन है। जब विकसित हो जाता है तो जीवन हो जाता है, उसके बाद उसमें जीवन जागृति क्रम है। अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं, मानव अपने को अन्य प्रकृति के साथ पूरक नहीं कर पाया, बल्कि उल्टे शोषण करता रहा। पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था सबका, और ज्ञानावस्था भी, मतलब मनुष्य का भी, सबका शोषण ही करता रहा। और शोषण को ही नियम जैसा मान लिया गया कि शोषण करेंगे तभी हम जी पाएंगे या तभी हम रह पाएंगे। ऐसा सब उल्लेख है सब जगह, और उसको मनुष्य ने सत्य मान लिया कि संघर्ष करना और शोषण करना ये जरूरी है, इसके बिना हमारा वजूद नहीं रह पाएगा। इसलिए संघर्ष, शोषण, युद्ध ये सब आदमी करता रहा। और आगे ये भी लिखे हैं कि जो इस ज्यादा करता रहा उसको विकसित देश या विकसित व्यक्ति या विकसित समुदाय कहा। जबकि वास्तव में देखेंगे सहअस्तित्व विधि से तो ऐसा नहीं है। विकसित देश या विकसित व्यवस्था या समाधानित व्यवस्था वही है जो जागृत हो गया है। जागृत कौन हो गया है? जो अपने में विश्वास करता है, सहअस्तित्व को समझता है, जीवन को समझने वाला, और जीवन अन्य वस्तुओं को भी समझने वाला है। आगे बताए हैं, उपयोगिता को हम दो तरह से देखते हैं। उपयोगिता मतलब जो भौतिक रासायनिक वस्तुओं की उपयोगिता है, वो हमारे लिए दो तरह से उपयोगी हैं। एक तो सामान्य आकांक्षा है, जिसमें आहार, आवास, अलंकार के रूप में है, और दूसरा है दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन, जिसको महत्वाकांक्षा है। तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं की उपयोगिता मनुष्य के लिए इन 6 फॉर्मेट में ही है, इसके अलावा कोई दूसरी उपयोगिता नहीं है। आगे है, इसमें अधिकांश भाग को आदमी ने पहचान लिया, उत्पादन भी कर लिए, और सर्व सुलभ भी हो गया, है ना? ठीक है भैया? हाँ जी भैया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आगे कह रहे हैं, जीवन का विश्लेषण क्रिया के आधार पर हम यह पहचान पाते हैं कि हमको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। फिर उन आवश्यकताओं को पहचान कर हम उत्पादन करते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम समृद्धि का अनुभव करते हैं, वैसे ही हम व्यवस्था में जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को सर्वप्रथम स्वायत्त बनाने की जरूरत है, और उसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति, और फिर समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। इन तीनों स्थितियों में प्रमाणित होना मानव का सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्यशाली बनने के लिए मानव की स्वयंस्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। यदि ऐसी आवश्यकता बनती है तो इस प्रस्ताव को मनोयोग पूर्वक, अध्ययन पूर्वक अपने को प्रमाणित करना सहज है। तो हम समझने की कोशिश किए, समझदारी क्या है, समझने वाला कौन है, समझदारी के लिए वस्तु क्या है। समझने वाला वस्तु जीवन ही है, समझने के लिए वस्तु अस्तित्व है, जीवन है एवं मानवतापूर्ण आचरण ही है। समझने के लिए वस्तु अस्तित्व है, जीवन है एवं मानवतापूर्ण आचरण ही है। अस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व में विकास को समझना है,
रासायनिक और भौतिक रचना विरचना को समझना है। रासायनिक और भौतिक रचना विरचना पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था के रूप में अस्तित्व में विद्यमान है। ये सभी वस्तुएं एक स्वरूप में होकर दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे कुछ काल पश्चात स्वयं सूखकर मिट्टी बन जाते हैं, इसी का नाम परिवर्तनशीलता है। यह परिवर्तन भौतिक रासायनिक पदार्थों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह मानव एवं पशु शरीर रचना गर्भाशय में रचित होते हैं एवं कुछ काल पश्चात विरचित होकर मिट्टी पानी हवा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भैया इसी को करते हैं, पहले भौतिक रासायनिक की बात। हाँ जी। हाँ हाँ भैया। जी भैया। आगे बाबा जी ने बताया है जीवन का विश्लेषण, जीवन क्रियाओं का विश्लेषण के आधार पर पहचानते हैं और भौतिक रासायनिक वस्तुओं को हम उनकी आवश्यकताओं के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर पहचानते हैं। फिर उन आवश्यकताओं के पहचान कर हम उत्पादन करते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम समृद्धि का अनुभव करते हैं वैसे ही हम व्यवस्था में जीना शुरू कर देते हैं, अर्थात हम संघर्ष से और अपराध से, शोषण से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हम समाधान समृद्धि को में जीने लगते हैं, समाधान मतलब हम समझ गए, समृद्धि माने हमारी परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन हमने कर लिया, तो हम व्यवस्था में जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को सर्वप्रथम स्वायत्त बनाने की जरूरत है। मतलब जो स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, बाबा जी का कहना है जो 11वीं 12वीं तक जो बच्चा आ गया, 12वीं तक उसको स्वायत्त बन जाना चाहिए। मतलब अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक जो उत्पादन करना है, उन उत्पादनों में उसको पारंगत हो जाना चाहिए। इसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति और फिर मतलब पहले स्वायत्त बनाने की जरूरत है, फिर परिवार में प्रमाणित होने की योग्य प्रवृत्ति और फिर समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। ये 3 स्थितियों में प्रमाणित होना बच्चे को सिखाना चाहिए और इसकी आवश्यकता है, सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्यशाली बनने के लिए मानव की स्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। ये तीनों सौभाग्य को प्राप्त करने की हमारी आवश्यकता होगी, तभी हम इसको प्राप्त करेंगे, ऐसा लिखा है। हम किसी के बोलने से नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसकी आवश्यकता बननी चाहिए अपने अंदर कि हाँ ये तीनों सौभाग्य हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम इसको मनोयोग पूर्वक, अध्ययन पूर्वक प्रमाणित कर पाएंगे। समझदारी समझ और समझने की वस्तु क्या है, समझदारी क्या है, समझने की वस्तु क्या है, आगे बताए हैं। समझने वाला कौन है, समझदारी के लिए वस्तु क्या है। समझने वाला वस्तु जीवन है और समझने के लिए वस्तु अस्तित्व है, जीवन है, मानवतापूर्ण आचरण है। तीन ही चीज है समझने की, और समझने वाला जीवन है। अस्तित्व को समझने के क्रम में विकास को समझना है, रासायनिक भौतिक रचना विरचना को समझना है। रासायनिक भौतिक रचना विरचना के रूप में प्राणावस्था पदार्थावस्था है, और इसके रूप में जीवन के रूप में, जीवन और शरीर के सह अस्तित्व के रूप में प्राण जीवावस्था और ज्ञानावस्था है। इस तरह से जीवन को, अस्तित्व को और मानवतापूर्ण आचरण को, और जब मानव का अध्ययन करेंगे तो मानवतापूर्ण आचरण समझ में आएगा। इस तरह तीनों को समझना अनिवार्य है। आगे ये लिखे हैं बाबा जी कि अस्तित्व में वस्तुएं एक दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे पेड़ पौधे भी सूखकर धीरे धीरे मिट्टी हो जाते हैं, हमारा शरीर भी जब खत्म हो जाता है तो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है या जला दिया जाता है। तो हवा पानी मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ भैया। जी भैया, ये भौतिक रासायनिक रचना विरचना का व्याख्या किया बाबा जी ने। अब आगे जीवन की बात कह रहे हैं। तो
कह रहे हैं कि इसके बाद समझने वाली वस्तु जीवन हमेशा एक सा रहता है। मानव शरीर में समझने वाली वस्तु केवल जीवन ही है। समझने के रूप में अस्तित्व को सहस्तित्व के रूप में ही समझा गया। सहस्तित्व के नजरिए में ही संपूर्ण परिस्थिति में हम व्यवस्था पूर्वक जी पाते हैं। व्यवस्था में जीना ही मानव का लक्ष्य है। व्यवस्था में जीना ही सुख है। अव्यवस्था में जीकर जीवन समस्या से पीड़ित होता है। फलस्वरूप समाधान की खोज स्वाभाविक है। जीवन में निरंतर शोध अनुसंधान प्रवृत्ति होता है। जीवन ही नहीं, जड़ परमाणुओं में भी अनुसंधान होता रहता है। यही परिवर्तन के लिए कारक तत्व है। हर जगह सहअस्तित्व में होने की प्रवृत्ति है। परमाणु अंश भी सहअस्तित्व में ही होने की प्रवृत्ति वश ही परमाणु के रूप में और परमाणु अणु के रूप में गठित होते रहते हैं। अणु भी इसी प्रवृत्तिवश अणुपिंडों के रूप में गठित होते रहते हैं। इस तरह से अनंत ग्रह गोल अस्तित्व में होने की बात आदमी को समझ में आती है। जड़ प्रकृति में विभिन्नता का मूल रूप परमाणु में निहित परमाणु अंशों का संख्या भेद है। इन विविध वस्तुओं की विविधता के आधार पर, स्थापना के आधार पर ही इनसे रचित रचनाओं में विविधता का होना पाया जाता है। जैसे वनस्पतियों में अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। जिन जिन रचनाओं से रचित वस्तुएं हैं वे अपने स्वाभाविक रूप में अपने स्वरूप में वैभवित हैं। उसका एक भौतिक प्रयोजन है जो सहअस्तित्व में भागीदारी ही है। रचना के मूल में जो द्रव्य है वे भी सहअस्तित्व में होने की ही महिमा है। इस महिमा के आधार पर संपूर्ण अस्तित्व विद्यमान है, प्रमाणित है, प्रकाशित है। इस अस्तित्व में ही मानव एक भाग है। सहअस्तित्व में मानव अविभाज्य है। सहअस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता। भागने की जितनी कोशिश किया उतना ही परेशान हुआ। हर आदमी अपने में समाधान चाहता है, उसके लिए हर आदमी शोध करता है। हर व्यक्ति व्यवस्था शोध करने का अधिकारी है। हर व्यक्ति जब शोध पूर्वक ही जीता है तब इसमें व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता अपने आप समझ में आता है। शोध का उद्देश्य स्पष्ट है, जीने का उद्देश्य स्पष्ट है। जीने का उद्देश्य एक ही स्थान पर ध्रुवीकृत होता है कि मानव सुख से जीना चाहता है। सुखी होने के लिए प्रक्रिया एक ही है। जीवन का उद्देश्य, मानव का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य संपन्न होता है। समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। जीवन तृप्त होता है और तृप्त जीवन ही मानव के उद्देश्य यानी कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व प्रमाण को बनाए रखने में समर्थ होता है। यही व्यवस्था में जीने का प्रमाण है। व्यवस्था में जीता है, चारों लक्ष्य उपलब्ध रहते हैं। ऐसी मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होती है। एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है। फलस्वरूप सहअस्तित्व का अर्थ परंपरा रूप में सार्थक हो पाता है। मानव परंपरा में सहअस्तित्व को वर्तमान में बनाए रखना ही व्यवस्था है। सहअस्तित्व के विपरीत जब भी कुछ होता है तो व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। मानव कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलतावश कुछ भी गड़बड़ कर देता है। जैसा धरती को बहुत तंग किया, ये पता नहीं था कि इस गड़बड़ी से क्या परेशानी हो सकती है। जब पता चला तो उसका उपाय नहीं रह गया। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वशी मानव हमेशा शोध अनुसंधान रत रहता है। तो भैया जी यहाँ से कर लेते हैं, ये काफी लंबा पैरा हो गया है। आगे बाबा जी ने कहा है कि समझने वाली वस्तु जीवन हमेशा एक सा रहता है। मतलब जीवन हमेशा एक सा रहता है। समझने के लिए अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में समझा गया है, अभी बताए थे।
सहअस्तित्व के नजरिए में ही संपूर्ण परिस्थिति में हम व्यवस्था पूर्वक जी पाते हैं। सहअस्तित्व का जब हमारा नजरिया रहेगा या सहअस्तित्व के दृष्टिकोण से हम सब चीजों को देख पाएंगे, तभी हम व्यवस्था पूर्वक जी पाएंगे। और व्यवस्था में जीना ही मानव का लक्ष्य है, और व्यवस्था में जिए बिना भी मानव सुखी नहीं हो पाएगा। व्यवस्था में जीना ही सुख है। अब व्यवस्था में जीकर जीवन समस्या से पीड़ित होता ही है। आगे लिखे हैं, जीवन में नहीं जड़ परमाणु में भी अनुसंधान होता रहता है। जड़ परमाणु में जो अनुसंधान होता है, उसके कारण ही तरह तरह की वैरायटी जड़ में और प्राणावस्था में अपने आप प्रकट होती रहती है। परमाणु अंश भी सहअस्तित्व में होने की प्रवृत्ति वश ही परमाणु के रूप में और परमाणु अणु के रूप में गठित होते रहते हैं। ये जो सहअस्तित्व होने की प्रवृत्ति है, सहअस्तित्व में होने की प्रवृत्ति है, ये पूरी प्रकृति में है। केवल मानव में ही इसके होने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति में भी है। ये सब जगह हमको दिखाई देता है। इसी के कारण परमाणु अंश आपस में मिलके परमाणु बनाते हैं, और परमाणु आपस में मिलके अणु बनाते हैं, और अणु आपस में मिलके बड़े पिंड या बड़ी रचनाएं बनाते हैं। आगे है, जड़ प्रकृति में विभिन्नता का मूल रूप परमाणु में निहित परमाणु अंशों की संख्या भेद है। तो जो जड़ प्रकृति है, उसमें जो विभिन्नता है, उनके परमाणु अंशों में संख्या भेद के कारण है। और संख्या भेद के कारण जो विभिन्नता है, उसी के आगे उनसे जो रचनाएं बनती है, उसमें भी विविधता होना पाया जाता है। रचना के मूल में जो द्रव्य हैं, वे भी सहअस्तित्व में होने की ही महिमा है। कुल मिला के इस पैराग्राफ में बाबा जी बोले हैं, सहअस्तित्व में होने की प्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है, और प्रकृति कैसे सहअस्तित्व में होने की प्रवृत्ति के साथ है पूरी प्रकृति। आगे ये भी लिखे हैं, सहअस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता। भागने की जितनी कोशिश किया उतना ही परेशान हुआ। सहअस्तित्व को छोड़ने की मतलब अपना पराया जब हम करते हैं तो सहअस्तित्व को छोड़ते हैं। ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये जो भाव है, ये सहअस्तित्व के विरोधी है। हर आदमी अपने में समाधान चाहता है, उसके लिए शोध करता है। हर व्यक्ति व्यवस्था करने का अधिकारी है। हर व्यक्ति शोध पूर्वक ही जीता है, तब उसमें व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता अपने आप समझ में आता है। मानव के शोध का उद्देश्य है जीना। जीने का उद्देश्य स्पष्ट है। मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है। सुखी होने के लिए एक ही प्रक्रिया है कि मानव अपने उद्देश्य के साथ जिए, मानव लक्ष्य के साथ जिए। मानव लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व। जब इसके लिए हम जीते हैं या इसको प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम सुखी हो पाते हैं, अन्यथा हम व्यवस्था में जी नहीं पाते। व्यवस्था में जीने के लिए इन चारों हमारे लक्ष्य के लिए जीना हमारा, या इन लक्ष्य के साथ जीना ही होगा, तभी व्यवस्था में जीना होगा। आगे है, एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है। फलस्वरूप सहअस्तित्व का अर्थ परंपरा रूप में सार्थक हो पाता है। एक दूसरे को हम समझदार बनाएं, यही उपकार है, और फलस्वरूप सहअस्तित्व का अर्थ जो है सार्थक कर पाते हैं। मानव परंपरा में सहअस्तित्व को वर्तमान में बनाए रखना ही व्यवस्था है। सहअस्तित्व के विपरीत जब भी कुछ होता है तो व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। मानव गड़बड़ी क्यों करता है? क्योंकि उसमें कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। इसके कारण वो गड़बड़ी भी करता है, अच्छा भी करता है। मानव को समझने का भी टूल कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता है, और गड़बड़ी करने का भी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। उसका हम जैसा उपयोग करते हैं वैसा उसका रिजल्ट है। जी जी भैया। जी भैया, बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, और उसकी वजह से ही वो अनुसंधानरत रहता है।
तो फिर कह रहे हैं कि शोध और अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवस्था के लिए हो, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के लिए हो। समझदारी से आदमी, तो जब समझदार होता है तो क्या हो जाता है, उसमें स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, और व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाता है। इनको सद्गुण कहा जा सकता है। इन सद्गुणों के साथ मानव सामाजिक होता है। समझदारी को प्रमाणित करना ही विद्वता है। विद्वान जो कुछ भी है, अस्तित्व सहज विद्यमान मानव ही होता है। हर एक इकाई में अपने में शोध होता रहता है, लेकिन विद्वता की बात केवल मानव में ही होती है। अभी तो भैया जी इसको कर लेते हैं, क्योंकि इसमें स्वायत्त मानव के लक्षणों की बात आई है। जी भैया। है ना, तो इसको कर लें कि शोध और अनुसंधान कब सार्थक होता है, इस पैरा से इस तक। जी 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 भैया। मानव अपनी कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता व शोध करता है या अनुसंधान करता है, ये हमको पता है। पर ये शोध और अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब व्यवस्था के लिए हो, सहअस्तित्व के लिए हो। अगर व्यवस्था के विपरीत शोध और अनुसंधान होता है तो अभी हम देख ही रहे हैं, प्रकृति का हमने सत्यानाश कर दिया है। समाधान, समृद्धि, सब है अस्तित्व के लिए हो और व्यवस्था के लिए हो, तभी शोध अनुसंधान सार्थक होता है। ये हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। समझदार आदमी में 5 गुण रहते हैं: स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। ये 5 सद्गुणों के साथ जो है समझदार आदमी रहता है या व्यवस्था में जीता है। जो व्यवस्था में जीता है वो इन 5 सद्गुणों के साथ रहता है। इसी को विद्वान भी कहा। विद्वान माने मानव, जो समझदार मानव है उसी को विद्वान कहते हैं। प्रमाणित मानव है, प्रमाणित जो व्यवस्था को प्रमाणित करता है वो विद्वान है। जी भैया। जी, अभी 4 क्रियाएं मानव में बताई गई: जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। इनमें से पहचानना, निर्वाह करना हर वस्तु में समाहित है। हर वस्तु दूसरी वस्तु को पहचान रही है, तभी निर्वाह कर रही है। एक परमाणु अंश भी दूसरे को पहचानता है, फलस्वरूप वह व्यवस्था में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, फलस्वरूप सहअस्तित्व में प्रकाशित हो पाते हैं। इसी प्रकार अणु से लेकर ग्रह गोल एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इस ढंग से सभी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था भी एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इसका प्रमाण भी प्रकृति में पूरकता विधि से स्पष्ट होता है। मानव केवल पहचानने और निर्वाह करने में तृप्त नहीं हुआ और इसमें शंकाएं पैदा हुई। मानव के साथ 2 क्रियाएं और जुड़ गईं: जानना, मानना। मानव जानने मानने की क्रिया के आधार पर ही पहचानने निर्वाह करने से आश्वस्त होता है। प्रयोजनों का, सार्थकता का ही जानना मानना होता है। प्रयोजनों को जानने मानने के क्रम में ही मानव सामाजिक हो पाता है। बिना जाने माने सामाजिक हो नहीं पाता है, सहअस्तित्व प्रमाणित होता नहीं। मानव की बहुत बड़ी दरिद्रता का कारण यह भी है कि जानने मानने का अवसर रहते हुए भी जानना मानना नहीं हुआ। मानव इस स्थिति में स्वयं दरिद्र रहता है, औरों को भी दरिद्र बनाता है। मानव स्वयं अपनी दरिद्रता वश ही धरती को दरिद्र बनाया है। मैं समझता हूं जो जानने मानने वाला भाग है उसको प्रखर बनाया जाना चाहिए। हर व्यक्ति में इस प्रखरता की संभावना है, हर व्यक्ति में इस प्रखरता की आवश्यकता है, यह समीचीन है। समझदारी को प्रमाणित करना और परंपरा के रूप में प्रवाहित करना ही विद्या का मतलब है। जी भैया। जी भैया। अभी 4 क्रियाएं मानव में बताई गई:
जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। तो इसमें से पहचानना, निर्वाह करना जड़ क्रियाओं में भी होता है, मतलब भौतिक, रासायनिक, प्राणावस्था, पदार्थावस्था में भी होता है। एक दूसरे को पहचानती हैं पदार्थावस्था, प्राणावस्था की इकाइयां, तभी निर्वाह कर पाती हैं। मतलब जैसे पेड़ पौधों की जड़ों को मिट्टी से क्या लेना है उसको पहचानती हैं, तभी उस तत्व को ग्रहण कर पाती है, नहीं पहचानती तो नहीं कर पाती। परमाणु अंश भी एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए व्यवस्था में रह पाते हैं और सहअस्तित्व को प्रकाशित कर पाते हैं। इसी प्रकार अणु से लेकर ग्रह गोल तक भी एक दूसरे को पहचानते और निर्वाह करते हैं। पर आदमी के साथ में जानना, मानना और क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं और हैं, जानना, मानना। पहचानने और निर्वाह करने से आदमी का समझ पूरा नहीं होता, और समझ पूरा नहीं होने से पहचानना, निर्वाह करने के आधार पे जो भी किया उसमें गलतियां हुई, और गलतियां होने के कारण जो है सारी गड़बड़ हुई। आगे लिखे हैं, प्रयोजनों का सार्थकता का ही जानना मानना होता है। किसी वस्तु का जानना मानना उसके प्रयोजन की सार्थकता के आधार पर होता है। प्रयोजनों को जानने मानने के क्रम में ही मानव सामाजिक हो पाता है, बिना जाने माने सामाजिक नहीं हो पाता, अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता। आगे है, मानव की बहुत बड़ी दरिद्रता का कारण यह भी है, जानने मानने का अवसर रहते हुए भी जानना मानना नहीं हुआ। मानव में जानने मानने का काम जो है पूरा नहीं हुआ, मानव जाति में प्रमाणित नहीं हुआ। इसके कारण मनुष्य दरिद्र बना रहा और दूसरों को भी दरिद्र बनाया, धरती को भी दरिद्र बनाया। मैं समझता हूँ जानने मानने वाला भाग है उसको प्रखर बनाया जाना चाहिए। अध्ययन का मतलब ही है जानना मानना। अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अर्थ भी जानना मानना ही है। जान मानकर समझदारी को प्रमाणित करना और परंपरा के रूप में प्रवाहित करना ही विद्या का मतलब है। विद्या का मतलब भी जानना मानना और उसको दूसरों को समझाना ही है। ठीक है भैया? जी भैया, बहुत बढ़िया। तो फिर जीवन के बारे में बात करते हैं आगे, कि जीवन की क्रियाओं को मूलतः 5 भागों में देख पाते हैं। हर भाग में दो दो क्रियाएं होती हैं, स्थिति और गति के रूप में। जैसे हर जीवन में आशा नाम की क्रिया होती है, जिसमें 2 क्रियाएं होती हैं, चयन और आस्वादन। आस्वादन के लिए क्या चुनते हैं, यह एक चयन क्रिया है। आस्वादन करते हैं, यह भी एक क्रिया है। ये दोनों जहां होती हैं उस भाग का नाम मन है। चयन क्रिया में हमारे आस्वादन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मानव तमाम प्रकार की परिकल्पना किया है और तमाम प्रकार की चीजें इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने में संलग्न है। हमने अभी तक सुविधा संग्रह के लिए इकट्ठा किया है। उसका कारण है कि सुविधा संग्रह के प्रयोजन को जानने मानने के लिए ये हम जितना पीछे रहे हैं, सुविधा संग्रह के लिए उतना ही विवश होते गए हैं। सुविधा संग्रह में कहीं तृप्ति बिंदु नहीं मिला, जबकि इसके व्यावहारिक प्रयोजन को समझने पर समझ आता है कि यह शरीर के पोषण संरक्षण के लिए आवास, आहार, अलंकार की जरूरत के रूप में है, यानी कि साधन की जरूरत के रूप में है। समाज गति के लिए दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन की आवश्यकता स्पष्ट होती है। ये सभी चीजें उपलब्ध हो गई हैं और सुविधा संग्रह के आधार पर मानव तृप्त नहीं हुआ। ये एक भारी विडंबना की बात है। जी भैया, इसी क्रिया को ले लेते हैं, आशा। हाँ भैया। जी। जीवन की क्रियाओं को 5 भागों में देख पाते हैं। उसमें से एक भाग है आशा, जिसकी 2 क्रियाएं होती हैं, चयन और आस्वादन। आस्वादन माने जो स्वाद लेते हैं वो, चयन माने जो हम चुनाव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसका नाम है चयन क्रिया। आस्वादन और चयन जहाँ पे होती हैं उसका, उस जीवन के उस भाग का नाम है मन।
तो ये क्रियाएं मन में होती हैं। चयन क्रियाओं में हमारे आस्वादन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, मानो तमाम प्रकार की परिकल्पना किया। स्वाद के लिए आदमी तरह तरह की परिकल्पनाएं मतलब किया और तमाम प्रकार की चीजें इकट्ठा किया और इकट्ठा करने में संलग्न है। ये सब स्वाद के लिए मतलब अल्टीमेटली भोग के लिए और सुविधा संग्रह के लिए। इस, हम अपने इन क्रियाओं के प्रयोजन को समझ नहीं पाए, इनके अर्थ को समझ नहीं पाए, और आस्वादन के लिए और भोग के लिए हम वस्तुओं को इकट्ठा करते रहे, और कितना भी इकट्ठा किए, कितने भी लोग इकट्ठा किए, उससे हम तृप्त नहीं हो पाए, क्योंकि इससे तृप्ति होगी नहीं। सुविधा संग्रह के प्रयोजन को जानने मानने के लिए हम जितना भी पीछे रहे, सुविधा संग्रह के लिए उतना ही विवश होते गए। सुविधा संग्रह के अगर प्रयोजन को हम समझ जाते कि हमको क्यों इकट्ठा करना है, तो हम इतना इकट्ठा नहीं करते और विवश नहीं होते। जबकि इसका व्यवहारिक प्रयोजन है, कोई भी वस्तु का व्यवहारिक प्रयोजन है आवास, आहार, आवास, अलंकार और दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन। इसके अलावा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये सब चीज हमको समझ में आती तो जितनी चीजों की जरूरत थी उतनी चीजें इकट्ठा करते और आदमी तृप्त भी रहता। अभी बहुत सी चीजें इकट्ठी कर लिया है, फिर भी अतृप्त बना हुआ है। जी भैया। जी, बहुत बढ़िया। जीवन की और दो क्रियाओं विश्लेषण और तुलन है। विश्लेषण क्रिया को जीवन अपने बलबूते पर जो कुछ भी हो सकता है करता ही है। तमाम विश्लेषणों में प्रयोजनों को ही पहचानने की बात आती है। प्रयोजन मूलतः समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व पूर्वक जीकर प्रमाणित करना है। इसके विपरीत ले जाएं तो भोग, अतिभोग, जहां मानव कहीं टिक नहीं पाएगा। अभी विज्ञान निष्कर्ष निकालता है सभी मानव कुछ देर में मर जाएंगे और धरती नष्ट हो जाएगी। वह हो ही जाना है। धरती की विधि से सोचे तो धरती सर्व समृद्ध होने के पश्चात ही मानव आवास के लायक होने के बाद धरती पर मानव का अवतरण होगा। मानव को शनही शनही जीव चेतना क्रम में जागृत होने का अवसर प्रदान किया। मानव जागृत होने के स्थान पर भोग, अति भोग की ओर अग्रसर हुआ है। भोग, अति भोग को दिशा बनाने के कारण मानव सुविधा संग्रह के अंतिम सिलसिले की ओर अग्रसर हुए। सबकी सुविधा संग्रह की हविस पूरा करने की सामग्री इस धरती में नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं यह हविस आदमी को डुबाएगी। इसलिए सारे सुविधा संग्रह का प्रयोजन सम्मत करना जरूरी है। प्रयोजन सम्मत करते हैं तो शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति ही निकलता है। समाज गति की ओर जाते हैं तो अखंड समाज में भागीदारी करना, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना ही निकलता है। इन प्रवर्तनों में आदमी जीने जाता है तब समाधान, समृद्धि पूर्वक, सुख शांति संपन्न होकर जीना बनता है। इस विधि से अस्तित्व में जागृति को प्रमाणित करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसमें अद्भुत स्रोत सफलता का आधार यही है कि हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है। श्रम पर्यंत व्यवस्था का मूल तत्व भय और प्रलोभन है। जागृति के अनंतर मूल्य मूल्यांकन और उभय तृप्ति को पहचानना, जिसके लिए समझदारी को विकसित करने की आवश्यकता है। जी भैया जी, इसको पूरा कर लेते हैं। जीवन की जी जीवन की अभी पढ़े अपन दो क्रियाएं, तुलन, चयन और आस्वादन। उससे आगे दो क्रियाएं और विश्लेषण और तुलन। विश्लेषण क्रिया और तुलन क्रिया जैसा उसका नाम है, उसका अर्थ भी वैसा ही है। हम किसी चीज को विश्लेषित करके अलग अलग करके देखने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण है, और तुलना करते हैं, वो तुलन है। इन सारी क्रियाओं का, मानव की जीवन की सब क्रियाओं का जो मूल प्रयोजन है वो समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व पूर्वक जीकर प्रमाणित करना है। इसके अर्थ में ही इनका उपयोग है जीवन क्रियाओं का। इसके विपरीत जाएंगे तो भोग, अतिभोग में जहां आदमी कहीं
जिसका कोई अंत नहीं है या जो कभी पूरा नहीं होता है। इसमें आगे बाबा जी बताए हैं कि जब मानव धरती के विकसित होते होते धरती मानव के रहने के लायक हो गई, तभी उसमें मानव का अवतरण हुआ धरती पे। पहले पदार्थावस्था विकसित हुई, प्राणावस्था विकसित हुई, जीवावस्था विकसित हुई, उसके बाद मानव आया। मानव को धीरे धीरे जीव चेतना से मानव चेतना में विकसित होना था, उसके लिए अवसर मिला धरती पे, क्योंकि धरती में सारी चीजें मानव के लिए जो उपयोगी थी वो सारी चीजें थी। पर मानव जागृति के बजाय भोग अतिभोग में चला गया। भोग अतिभोग सुविधा संग्रह के कारण मानव ने इस धरती को हविष्य की सामग्री बना लिया, मतलब अपनी हविष्य पूरी करने की सामग्री बना लिया और इसका शोषण करता रहा। और आगे बोल रहे हैं कि ये जो सारे सुविधा संग्रह को प्रयोजन सम्मत करना जरूरी है। मतलब हम सुविधा संग्रह क्यों कर रहे हैं, इसको इसका प्रयोजन क्या है, इसको समझने की जरूरत है। और प्रयोजन सम्मत करेंगे तो हमको चार ही चीज समझ में आती है: शरीर के पोषण, संरक्षण और समाज गति। तो इसके लिए ही हम सारा सुविधा संग्रह करें या उत्पादन करें, यह जब हमको समझ में आएगा तब जो है हमारी समाज गति की ओर जा पाएंगे और अखंड समाज में भागीदारी करना, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना बनेगा। और इन इन परिवर्तनों के साथ, मतलब अखंड समाज में भागीदारी, सार्वभौम व्यवस्था में जब करेंगे तभी हम समाधान, समृद्धि, सुख शांति पूर्वक जीना बनेगा हमारा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और यही जागृत आदमी का वो है, लक्षण है कि वो सुख शांति, समाधान, समृद्धि पूर्वक जी पाता है। तो इस विधि से अस्तित्व में जागृत को प्रमाणित करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसमें अद्भुत स्रोत, सफलता का आधार यही है कि हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है। और ये श्रम पर्यंत लिखा है, भ्रम पर्यंत है, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है। भ्रम पर्यंत व्यवस्था का मूल तत्व भय और प्रलोभन है। जागृति के अनंतर मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति को पहचानना, जिसके लिए समझदारी को विकसित करने की आवश्यकता है। मतलब हम भय और प्रलोभन के स्थान पे मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति को पहचानने की आवश्यकता है। और इसी के लिए हमको समझदारी विकसित करने की आवश्यकता है। कुल मिला के इतनी बात है जी। खूब बढ़िया भैया। तो इसको भी करेक्ट कर लें, श्रम की जगह भ्रम है ना ये। अब आगे जो इन्होंने बात शुरू की है जीवन के स्वरूप की, है ना, दो क्रियाओं को बताया, फिर उसी को ही डिटेल में बताने जा रहे हैं, है ना, कि जीवन का क्या स्वरूप है। तो 49 पे जीवन का स्वरूप वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अविभाज्य स्वरूप जीवन है। ये कभी अलग अलग होते नहीं हैं। मन का दो कार्य रूप है, चयन, आस्वादन। वृत्ति का दो कार्य रूप है, विश्लेषण, तुलन। चित्त का दो कार्य रूप है, चित्रण और चिंतन। बुद्धि का दो कार्य रूप है, ऋतंभरा यानी कि संकल्प, बोध। और आत्मा का दो कार्य रूप है, प्रमाणिकता, अनुभव। इस तरह से जीवन में जो 10 क्रिया हैं उसकी बात कह रहे हैं। ये 10 क्रियाओं के रूप में हर जीवन सतत कार्यरत है। ये 10 क्रियाएं करते हुए जीवन भ्रम या जागृति के रूप में प्रमाणित होते हुए पाया जाता है। भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है और 10 क्रियाओं में से जीव चेतनावश 4.5 क्रिया ही कार्यरत रहते हैं। बाकी क्रियाओं को समझने की वस्तु रहती नहीं है, इसलिए जीवन में अंतर्विरोध बना ही रहता है। ये 4.5 क्रियाएं हैं: चयन, आस्वादन, विश्लेषण, चित्रण एवं आधार तुलन। चयन, आस्वादन संवेदनशीलता के आधार पर ही होती ही है। हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, जीभ आदि को अच्छे लगने वाली वस्तु को अपनाते हैं और खराब लगने वाली वस्तु को छोड़ देते हैं। संवेदनशीलता के पक्ष में ही तुलन नाम की क्रिया करता है, प्रिय हित लाभ के रूप में। इसी के अर्थ में विश्लेषण कर लेता है और इसके लिए चित्रण क्रिया को भी संपादित कर लेते हैं। कुल मिलाकर इंद्रिय संवेदनाओं को ही जीवन मानते हुए
हम जीने के लिए तत्पर हो गए हैं, इसी का नाम है भ्रमित जीवन। इससे अंतर विरोध होता ही रहता है, ये ठीक है या गलत है, या ज्यादा है कम है, इस तरह का सारा संकट मानव के सामने रखा ही रहता है। मानसिकता आदि मानव जैसी ही है, वस्तुएं ज्यादा हो गई हैं, मानव मानसिकता के लिए और 5.5 क्रियाएं हैं, उन्हें जागृत होने की आवश्यकता है, वह समझदारी से जागृत होती है। जी भैया, इसको यहाँ तक करें। जी भैया। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अविभाज्य स्वरूप जीवन है। अतः ये 5 स्वरूपों में जीवन है और ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, अविभाज्य हैं। आगे उनके क्या क्या कार्य रूप हैं, क्या क्या क्रियाएं हैं बताए हैं। मन की जो 2 क्रियाएं हैं, चयन आस्वादन, वृत्ति की 2 क्रियाएं हैं, विश्लेषण तुलन, चित्त की 2 क्रियाएं हैं, चिंतन चित्रण, बुद्धि की 2 क्रियाएं हैं, रितंभरा बोध, आत्मा की 2 क्रियाएं हैं, प्रामाणिकता अनुभव। ये 10 क्रियाओं में हर जीवन सतत कार्यरत रहता है। भ्रमित स्थिति में मानव में 4.5 क्रियाएं ही कार्यरत होती हैं। कौन सी? चयन, आस्वादन, विश्लेषण, तुलन का आधा। तुलन में आगे जाके हम देखेंगे 6 पैरामीटर हैं, उसमें से 3 ही क्रियारत रहते हैं, 3 नहीं रहते, इसलिए उसको आधा बोला है, आधा वो रहता है। और चित्रण, इस तरह से 4.5 क्रियाएं ही जीव चेतना में कार्यरत रहती हैं। बाकी क्रियाओं को समझने की वस्तु नहीं रहती है, इसलिए उसमें अंतर विनोद बना रहता है। चयन, आस्वादन, चित्रण, विश्लेषण, ये सब जो है संवेदनशीलता के आधार पर ही होती रहती है। संज्ञानशीलता जिसको हम बोलते हैं, समझदारी या ज्ञान, उसका कोई जीवन में वो नहीं रहता है, इसके कारण वो एक्टिव नहीं रहती है और 4.5 क्रिया केवल संवेदनशीलता के आधार पे होती है। तो जो अच्छा लगता है इंद्रियों से और जो उसी के आधार पे 4.5 क्रियाएं चलती रहती हैं, इसी को संवेदनशीलता के पक्ष में ही तुलन नाम की क्रिया चलती है, प्रिय हित लाभ के रूप में। इसी के अर्थ में विश्लेषण कर लेते हैं, इसी को चित्रण, मतलब सारी 4.5 क्रियाएं संवेदनशीलता के पक्ष में ही चलती रहती हैं। कुल मिला के इंद्रिय संवेदनाओं को ही जीवन मानते हुए जीने के लिए तत्पर रहते हैं, और इसी का नाम भ्रमित जीवन है। भ्रमित यही है कि हम जीवन को, शरीर को जीवन मान लिए रहते हैं, और शरीर मतलब इंद्रिय संवेदनाओं का पुंज। इसी कारण से हम दुखी भी होते रहते हैं। अतः हमारा जो जीना है वो पशुवत है, इसीलिए इसको आदि मानव जैसी मानसिकता भी बोला है बाबा जी ने। मानव मानसिकता के लिए 5.5 क्रियाएं जो जागृत नहीं है, उनको जागृत करने की आवश्यकता है, और वह समझदारी से और अध्ययन से ही जागृत होंगी, आगे ये बताया हुआ है। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भ्रमित स्थिति में जो मूल अनुसंधान है आदरणीय नागराज जी का, कि जीवन है और हम भ्रमित रहते हैं तो केवल 4.5 क्रियाओं में ही जीते हैं, है ना। तो मानव की जो मानसिकता है अभी आदि मानव जैसी, यानी कि जो विकास क्रम में जब तक 4.5 क्रियाएं हैं तो हम जीव चेतना यानी कि पशुओं की तरह ही जीते हैं, ऐसा ही यहाँ पे ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, है ना भैया, ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ भैया जी। तो अभी हमने वैज्ञानिक रूप में तरक्की तो इतनी कर ली है सुविधाओं के अर्थ में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गाड़ियां, हवाई जहाज और, है ना, ये सब हो गया है। ऐसा लगता है कि हम बहुत विकसित हो गए, है ना, लेकिन वो केवल भौतिक रासायनिक संसार में ही वो अभी जो जीडीपी या विकास की बात कर रहे हैं, सड़कें, पानी, ये सब। तो लेकिन मानसिकता आदि मानव जैसी है, ये बहुत बड़ा चोट कर रहे हैं कि हमने इतना जो अभी 2 लाख साल में विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जो भी सुविधाएं प्राप्त की हैं, वो सारी संवेदनाओं के अर्थ में ही है, संवेदनशीलता के अर्थ में अभी। लेकिन मानसिकता आदि मानव जैसी है, जो 2 लाख साल पहले थे वैसे ही
प्रिय हित लाभ में जी रहे हैं। तो ये तो बड़ा जबरदस्त आज आधुनिक जो विकास है उसके ऊपर बड़ी चोट की है कि मानसिकता अभी आदि मानव जैसी ही है। तो इसको देखते हैं आगे और कैसे कह रहे हैं। 5 संवेदनाओं और 4 विषयों को पहचानने निर्वाह करने के लिए 4.5 क्रियाएं पर्याप्त हैं। इसी में मानव पशु व राक्षसवत जीता है। मानव स्वरूप रूप में जीना केवल 4.5 क्रियाओं से बनता नहीं, उससे संतुष्टि होती नहीं। अब जो मूल मुद्दा जीवन की सभी 10 क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। थोड़े भाग को प्रमाणित करने से जागृति वाली बात बनती नहीं है। जैसे शरीर स्वस्थ है तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सटीकता से एक दूसरे के तालमेल से कार्य करते रहते हैं। यदि इसमें से हाथ काम न करता हो और पैर ने काम करता हो तो लूला लंगड़ा ही कहेंगे, उसको स्वस्थ आदमी कहेंगे नहीं। जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने की क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने की क्रिया के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। अभी तक संवेदनाओं को पहचानने निर्वाह करने की क्रिया विधि के साथ ये 4.5 क्रियाओं को हम सब प्रमाणित कर दिए। आगे की क्रिया व्यवहार में प्रमाणित होती है, यही जागृति का आधार है। यह जानने मानने की विधि से ही होगी। मानवेतर संसार पहचानने निर्वाह करने के क्रम में नियमित रहता है, नियम के अनुसार कार्य करता है। इस विधि से व्यवस्था है। जी भैया। जी भैया। बाबा जी बता रहे हैं 5 संवेदनाओं 4 विषयों को पहचानने निर्वाह करने के लिए 4.5 क्रियाएं पर्याप्त हैं। लेकिन इन क्रियाओं में केवल 4.5 क्रियाओं में जीता हुआ आदमी या तो पशु मानव की तरह या राक्षस मानव की तरह ही जीता है। मानवत्व के रूप में जीने के लिए तो 4.5 क्रियाओं से पूरा नहीं होता, उसके लिए पूरी 10 क्रियाएं जागृत होना पड़ता है, तभी वो मानव के रूप में जी पाता है, तभी वह संतुष्ट भी हो पाता है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां स्वस्थ रहती हैं तभी स्वस्थ मानव कहलाता है या स्वस्थ शरीर कहलाता है। उसी तरह जब तक 10 क्रियाएं जागृत नहीं होंगी तब तक जो है जीवन भी पूर्ण रूप से जागृत जीवन या स्वस्थ जीवन नहीं कहलाएगा। जागृति जब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने की क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, मतलब 10 क्रियाओं को जागृत नहीं होंगी तब तक जो है जागृति नहीं कहलाएगी। संवेदनाओं को पहचानने के क्रम में 4.5 क्रियाएं प्रमाणित कर दिए, मानव ने प्रमाणित कर दिया। आगे जो है व्यवहार में प्रमाणित करने के लिए जागृति के लिए 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। इसके लिए विधि व्यवस्था है, नियम है, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक है भैया। हाँ जी भैया, बढ़िया कह रहे हैं। यहाँ पे बाबा जी ने जो सामान्य भाषा में हम है ना लंगड़ा लूला कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर शरीर को भी पूरा ही स्वस्थ होना है तभी है ना, जब 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां सटीकता से एक दूसरे से तालमेल के साथ काम करते हैं तभी उसको स्वस्थ कहते हैं, है ना। ये शरीर के संदर्भ में कह रहे हैं, उसी को स्वस्थ आदमी कहते हैं शारीरिक रूप में। मानव की परिभाषा भैया मुझे यहाँ ध्यान आ रही है कि मनाकार को साकार करने वाला और मने स्वस्थता का आशावादी और है ना उसको प्रमाणित करने वाला। तो मन से स्वस्थ आदमी कब कहेंगे पूरी तरह? ऐसा लग रहा है कि अगर 4.5 क्रिया में है तो हम भी मानसिक रूप से लंगड़े लूले ही हैं, है ना, वो मानसिक रूप से भी लंगड़े लूले हैं। बिल्कुल भैया। जैसे हाँ। ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि अगर मानसिक रूप में पूरी तरह स्वस्थ होना है तो 10 क्रियाओं को पूरा होना ही होगा, है ना जी। और उसी के लिए 10 क्रियाओं को पूरा होने के लिए जानना मानने का काम होना बाकी है। पहचानना निर्वाह करने के काम में तो प्रकृति में हो ही रहा है, मतलब वहां तक पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था में पहचानना निर्वाह स्वयं स्फूर्त विधि से होता रहता है।
और जीव अवस्था में भी पहचानना, निर्वाह करना और मानने की क्रिया भी होती रहती है। तो मानव में जानने के आधार पर मानने की क्रिया और फिर पहचानना और निर्वाह करना होना बाकी है, तभी हम व्यवस्था में जी पाएंगे। ऐसा मुझे इस पे ध्यान जा रहा है भैया। ये ठीक है, ठीक बात है हाँ ऐसा? बिल्कुल। हाँ भैया, वो इशारा उसी की तरफ है। है ना? वैसा ही कह रहे हैं कि नहीं तो हम भी जीवन भी मानसिक। जी भैया। लंगड़ा लूला है जीवन। हाँ। हाँ हाँ जी, हाँ भी उसी को, जैसे अब हम पढ़ते हैं कई बार अखबारों में आता है कि जो अधिक विकसित देश हो गए हैं आज भौतिक रासायनिक के आधार पर, सुविधा संग्रह के आधार पर, उसमें वहाँ पे ज्यादातर लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं। है ना? जैसे यहाँ पे अपने यहाँ ऐसा पहले परंपरा रही है कि भाई किसी का फैमिली डॉक्टर रहता ही है ना? तो वो शरीर के अर्थ में है। तो अधिक विकसित देशों में तो ऐसा अब सामान्य माने जाने लगा है कि हर व्यक्ति का अपना एक साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक भी होता है ना? उतना वो ऐसा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो अधिक विकसित देश हो गए हैं जीडीपी के आधार पर या सुविधा संग्रह के आधार पर, वहां पे ज्यादातर लोग विक्षिप्त हैं, मतलब मानसिक रूप से। तो लंगड़े लूले से भी शायद आगे बढ़ गए हैं, है ना? क्योंकि सुविधा की अधिकता हो गई है तो असंतुलन बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है। ठीक बात है, वो ज्यादा लंगड़े लूले हो गए हैं। ज्यादा हो गए हैं ऐसा लगता है, क्योंकि सुविधा वो जैसे इन्होंने कहा कि सुविधा संग्रह ज्यादा इकट्ठा कर लिया है तो असंतुलन हो गया है ना? उसका प्रयोजन नहीं पता है, जो पिछले भाग में कहा था। तो ज्यादा सुविधा संग्रह फिर असंतुलन की तरफ ले जाता है। इस बात को उन्होंने पिछले 48 पे ध्यान मानसिक दिलाया था, असंतुलन। हाँ। है ना भैया? हाँ जी। तो हम्म, असंतुलन की स्थिति बन गई है। हम्म, बढ़िया, आगे पढ़ लेते हैं भैया। हम्म। संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है वह जीव संसार में पूरा हो जाता है। यदि संवेदनशीलता में ही अंतिम मंजिल होती तो मानव के होने की जरूरत ही नहीं बनती है। अस्तित्व में निष्प्रयोजन की कोई स्थिति नहीं है। पूरे अस्तित्व में, संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीतमयता पूर्वक व्यवस्था का स्वरूप है। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा ही है। सार्थकता क्या है? व्यवस्था में आचरण होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। जीवन जब जागृत होता है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है और उसी के अनुरूप में चिंतन चित्रण संपादित करना शुरू करता है। उसी आधार पर तुलन, विश्लेषण और चयन, आस्वादन होता है। अभी हम संवेदनशीलता को सर्वोपरि मूल्यवान मान करके हर विचार, हर योजना को तैयार करते हैं, जबकि जागृति में मूल्य और मूल्यांकन ही आता है। यही जागृति का व्यवहारिक स्वरूप है। संवेदनशीलता मूलक विधि से हमने जीने की कला को विकसित करने का काम पूरा कर लिया है। इस विधि से जीने के लिए जो जरूरत की वस्तुएं हैं वे मानव को छोड़कर बाकी संसार है, जिसमें जीव, वनस्पति और पदार्थ संसार है। इन तीनों को आदमी ने कैसे उपयोग किया आप सबको विदित है। इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल हुए हैं ये भी विदित है। हम ये सब सफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन होता है। हमने अभी तक जो सुविधा संग्रह का काम किया है उसमें धरती तंग हो गई है। धरती को बचा पाना संभव है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इस क्रम में जो कुछ भी अपराध धरती पर कर रहे हैं उसको रोकना ही पड़ेगा। अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा। इसके लिए अभी जितनी भी विज्ञान की बात किए हैं अथवा कला और शिक्षा में प्रवेश हो चुकी है, इससे अपराध मुक्ति नहीं हो सकता। इसमें डूबने की जगह है, इसमें धरती को नाश करने की जगह है, मानव एक दूसरे को तंग करने की जगह है। अभी तक हम बड़े बड़े राज्य मिलकर के कोई सभा बना दिए हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहे हैं, जिसमें बहुत से सम्मेलन हुए, पर आज तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि सामरिक शक्ति अधिकार इस संघ में होना चाहिए या राष्ट्रों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार
शिक्षा के लिए हर वर्ष में 4 बार समीक्षा होती है, पुनः विचार, पुनः समीक्षा, किंतु आज तक यह तय नहीं हुआ कि मानव के लिए सुखद शिक्षा क्या होना चाहिए। जी भैया जी, ये जी भैया, यहाँ से कर लेते हैं इसको जी। संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है वो जीव संसार में पूरा हो चुका है। और बाबा जी ये ध्यान दिला रहे हैं कि अगर संवेदनशीलता पूर्वक ही जीना था तो मानव जाति की जरूरत ही नहीं थी, मानव को अस्तित्व में होना ही नहीं था। और अस्तित्व में निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन की कोई चीज है नहीं, इसलिए मानव का कोई प्रयोजन है तो वो है व्यवस्था में जीना, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। इसके लिए मानव धरती पर अवतरित हुआ है, उसको पूरा किया जाए, उसको पूरा करना चाहिए। पूरे अस्तित्व में, संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीतमयता पूर्वक व्यवस्था का स्वरूप है। बाबा बोल रहे हैं व्यवस्था का एक पूरा स्वरूप है अस्तित्व में। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा है। देखिए पूरे प्रकृति को, पूरे धरती को देखें तो सब आपस में सारी अवस्थाओं में एक तालमेल है, संगीत है। इसको देखने की और पहचानने की जरूरत है और उसके अनुसार सार्थकता सूत्र के साथ जुड़ने और जीने की जरूरत है। सार्थकता क्या है? व्यवस्था में आचरण होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। जीवन जब जागृत होता है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है। जब जीवन जागृत होता है तो कैसा हमारा जीवन काम करता है, इसको बड़ी अच्छे से बताया है। अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध होता है, संकल्प होता है, उसी के अनुरूप चिंतन चित्रण संपादित करना शुरू कर देता है और उसी आधार पर तुलन, विश्लेषण, चयन, आस्वादन। मतलब जब हम अनुभव संपन्न होते हैं तो हमारा चयन आस्वादन क्या होता है? व्यवस्था होती है, मूल्य होता है, मूल्यांकन होता है, लक्ष्य होता है। और जब भ्रमित अवस्था में रहते हैं तो हमारा जो चयन आस्वादन है वो संवेदनशीलता के आधार पर, सुविधा संग्रह के आधार पे होता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वही मानव के जीने में डिफरेंस है और उसी के कारण सारी अव्यवस्था और व्यवस्था का अंतर है। मानव ने धरती का जो जिस तरह से उपयोग किया, बाबा जी बता रहे हैं, सुविधा संग्रह के लिए जो काम किया उससे धरती तंग हो गई। अब धरती को बचा पाएंगे कि नहीं, ये संभव है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। धरती पे जीना अपराध विहीन विधि से होगा तो हो सकता है धरती जो है अपने आप को ठीक कर ले, ऐसा भी बाबा बोलते हैं। पर अभी जो चल रहा है उसमें तो पूरी धरती को और पूरे मानव जाति को डूबने की जगह हो चुकी है। और आगे लिखे हैं कि अभी तक मानव जाति जो है इतना प्रयोग किया, इतना प्रयास किया, इतनी मीटिंग किया, इतने समीक्षा किया, लेकिन आज तक मानव के लिए सुखद शिक्षा क्या होगी, क्या होना चाहिए, इसको ढूंढ नहीं पाया, तय नहीं कर पाया। ठीक है भैया? हाँ जी भैया, बढ़िया। तो मतलब प्रयास में लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की बात की है, संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। तो ये इस बात की ओर भी ध्यान दिला पा रहे हैं कि बहुत दिनों से ये मिलके, सारे राष्ट्र मिलके ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि लड़ाई होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और जो इतने सारे हमने शस्त्र इकट्ठा कर लिए हैं, उसका अधिकार किसके पास होना चाहिए? वो यूनाइटेड नेशन में होना चाहिए, है ना। तो ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। अब बल्कि बहुत बार मीटिंग्स हुई हैं कि भाई हमको न्यूक्लियर जो है निरस्त्रीकरण की बात करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि और बढ़ती जा रही है संख्या। तो ये बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि हमने इतने सारे शस्त्र इकट्ठे कर लिए हैं। अभी गिनती होती रहती है, चाइना के पास कितने हैं, यूएस के पास कितने, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, इंडिया, पाकिस्तान, सब। तो अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको कैसे हम धरती से हटाएं, क्योंकि ये अगर बने रहेंगे
तो ऐसे ही धरती के खत्म होने का खतरा बना ही रहेगा। जी तो ये भैया। दोनों दोनों बड़ी समस्याएं लग रही है भैया। एक तो ग्लोबल वार्मिंग, जो पॉल्यूशन हो रहा है, और उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे धरती के खत्म होने का खतरा है। तो उसके लिए भी अभी मीटिंग हुई, सीओपी बोलते हैं, ये कॉप है ना, कुछ इस तरह से, लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ देश कह रहे हैं 2050, कुछ कह रहे हैं 2070 तक पॉल्यूशन कम करेंगे, पर कंक्रीट स्टेप, अभी कंक्रीट वो बना नहीं पा रहे योजनाएं कि किस तरह से कर पाएंगे। परंतु बढ़िया बात यह है कि ये कम से कम पहचान लिया गया है कि हाँ इसकी आवश्यकता है, और किस तरह से हम इसको, पॉल्यूशन को कम करें, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करें। पर ये ध्यान तो आकर्षित कर रहे हैं भैया इसमें, है ना, कि क्या शिक्षा सही होनी चाहिए, है ना, और कैसे इनको जो शस्त्र हैं उनको कैसे कम किया जाए, निरस्त्रीकरण की जो बात करते हैं, ऐसा ही भैया इस पे ध्यान दिला रहे हैं। जी भैया जी। आगे पढ़ लेते हैं भैया। बचपन से मैंने वेद विचारों का अध्ययन किया है कि हर मानव संतान सही करने का इच्छुक रहता है, न्याय पाने की आवश्यकता उनमें रहती है, सत्य वक्ता होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे झूठ बोलना आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण ऐसा बनाए हैं झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता। व्यापार में झूठ समाया ही हुआ है, राज्य शासन में झूठ है, शिक्षण में सच्चाई उभरती नहीं है, तो इस ढंग से आदमी कहाँ जाएगा। इस तरह से मानव परिस्थितियों से बाध्य होकर तदनुसार व्यवहार व दिनचर्या को बनाता है। इस तरह मानव किसी लक्ष्य तक पहुंचा नहीं और ना पहुंच सकेगा। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थान, सभी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पड़े हैं, पर हम संकट से छूट नहीं पाए। इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है, किंतु वह केवल तभी होगा जब आदमी समझदार होगा, और यह जब भी होगा इस एक विधि से ही जीना होगा, वह मानवतापूर्ण आचरण। मूल्य मूल्यांकन, इसका संबंध सहस्तित्व सहज विधि से है। इसके लिए हम आपको कोई प्रयोगशाला नहीं बनाना है, ना कोई युद्ध करना है। संबंध के लिए प्रयोजन को अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना जरूरी है। उससे पहचानना निर्वाह करना बन जाता है। जानना मानना प्रयोजन का ही होता है। बिना प्रयोजन के जाने माने पहचानने निर्वाह करने में भटकाव होता ही है। जैसे धरती के संबंध में प्रयोजन को जानने में चूक गए, पर्यावरण के प्रयोजन को जानने में चूक गए, जिसके कारण धरती और पर्यावरण की समग्रता को समझ नहीं पाए और मानव जाति ने धरती का भट्टा बैठा दिया। इसको भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि इस धरती पर मानव परंपरा रहना है, उसके लिए कैसे करवट लिया जाए, उसके लिए ही यह प्रस्ताव है। जी भैया जी। जी भैया। बाबा जी बोल रहे हैं कि मैंने वेद विचारों का अध्ययन किया, हर मानव संतान सही करने का इच्छुक रहता है। मतलब जब बच्चा रहता है तो सही करना चाहता है, सही बोलना चाहता है और न्याय पाना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है सब आसपास वातावरण में उसको झूठ मिलता है, घर में झूठ मिलता है, स्कूल में झूठ मिलता है, बाहर झूठ मिलता है, शासन में झूठ मिलता है, सच्चाई कहीं मिलती नहीं। इस तरह से वह झूठ बोलना और झूठ करना सीख जाता है। मानव परिस्थितियों से बाध्य होकर तदनुसार व्यवहार व दिनचर्या को बनाता है, ऐसा लिखते हैं। तो वो भी बाध्य हो जाता है, झूठ बोल के ही जीना पड़ेगा। इस तरह मानव किसी लक्ष्य तक पहुंचा नहीं और सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थान इस संकट से छूट नहीं पाए। इस संकट से छूटना बाबा जी बोल रहे हैं तभी होगा जब वह आदमी मानवतापूर्ण जिएगा, मानवतापूर्ण आचरण के साथ जिएगा। और मानवतापूर्ण आचरण माने मूल्य मूल्यांकन विधि से जिएगा। इसके लिए कोई प्रयोगशाला बनाना नहीं, कोई युद्ध करना नहीं। इसके लिए केवल हमको बच्चों को जानना मानना सिखाना है, समझना सिखाना है। संबंध के लिए प्रयोजन को अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना जरूरी है, जिससे पहचानना निर्वाह करना बन जाता है। संबंध
को पहचानना निर्वाह करना कैसे होगा? अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना होगा, तभी पहचानना निर्वाह करना होगा। जानना मानना प्रयोजन का ही होता है, बिना प्रयोजन के जाने माने पहचान निर्वाह करने में भटकाव होता है। जैसे अभी हमारा जो पहचानना निर्वाह करना हुआ बिना जाने माने, इसी कारण से धरती और पर्यावरण को सत्यानाश कर दिए। अगर जाने मान के पहचानना निर्वाह करना होता तो ये गलती नहीं होती। अब आगे और क्या किया जाए कि धरती और मानव की परंपरा बनी रहे, इसके लिए यह प्रस्ताव है, यह अध्ययन है। ठीक है भैया? जी भैया, बड़ी विडंबना की बात कह रहे हैं ना। कह रहे हैं कि भाई जो आदरणीय नागराज जी ने जब अध्ययन किया बचपन से ही, तो उनको ये पता चला और उन्होंने बताया भी है इस दर्शन में, जैसे पहले भी बात आई है और शायद आगे भी आएगी, कि देखा जाए तो हर बालक, हर बच्चा जन्म से ही, है ना, न्याय चाहता है, और कह रहे हैं कि संतान सही करने का इच्छुक होता है और सत्य भी बोलता है ना। परंतु विडंबना की बात है, जैसे ही बड़ा होता है तो उसको सब चारों तरफ झूठी मिलता है, अन्याय मिलता है। तो इस तरह से ये जो संकट है ना, ये हर उसमें, संस्थान में, शिक्षाओं में, सब जगह ये झूठ जो की बात कह रहे हैं वो पूरा भरा हुआ है। तो सच्चाई उभर के नहीं आती है, शासन में भी नहीं आती है। तो ये संकट इसलिए बना ही हुआ है। और इसमें एक और बात कह रहे हैं, इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है, लेकिन वह तभी होगा जब आदमी समझदार होगा, और जब भी होगा केवल एक ही विधि से होगा। मतलब मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है और कोई तरीका नहीं है। मतलब हम वैसे अनुसंधान शोध करते रहते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं, लेकिन अगर अनुभव संपन्न व्यक्ति की बात को देखें, जिसके हमारी निष्ठा है कि आदरणीय नागराज जी ने पूरी अस्तित्व को देख लिया है, उसी आधार पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एक ही विधि है और कोई दूसरी विधि नहीं है इस संकट से छूटने की। तो ये बात पे थोड़ा सा और यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि कोई और अल्टरनेटिव नहीं है ना भैया, ऐसा इसमें लग रहा है कि और कोई हाँ तरीका भैया, नहीं है। तरीका। तो कई बार हमको लगता है चलो ये एक तरीका है, कुछ और भी होगा, है ना। हम कहते हैं कि ये सारे रास्ते वहीं ले जाते हैं, कई बार, है ना, सर्वधर्म समभाव के रूप में ऐसा बोलते रहते हैं। तो वो मन को समझाने के लिए तो ठीक है कि आपस में लड़े नहीं, परंतु संकट से छूटने का तरीका तो एक ही है ना, इस तरह का इसमें कह रहे हैं। भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ, ना कि संज्ञानीयता पूर्वक जीता हुआ। तो मैं फिर से पढ़ता हूं ये लाइन को। भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ, ना कि संज्ञानीयता पूर्वक जीता हुआ, जिससे मानव को तृप्ति नहीं मिली। अतृप्त आदमी जो जो करना है वह कर ही देता है। अतृप्ति को तृप्ति में लाने का कुल काम है। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं जागृति। तृप्ति आएगी समझदारी से, यही तृप्ति का नित्य स्रोत है। जीवन कभी मरता नहीं। जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है, तो वह निरंतर ही रहेगी। ये सभी बातें हम देख चुके हैं। इसी आधार पर यह प्रस्ताव है। समझदारी सर्व मानव का अधिकार है। हर व्यक्ति इसका शोध कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधान पूर्ण विधि से वैभवित हो सकता है। इसको कर लेते भैया जी। हाँ भैया, यहाँ पे बताए हैं कि भ्रमित आदमी जो है इंद्रिय संवेदनाओं के लिए ही जीता है, संज्ञानिता के लिए नहीं जी पाता है। जी और संज्ञानिता के लिए नहीं जी पाता है, इसलिए उसको तृप्ति भी नहीं मिलती। जी संवेदनाओं से तृप्ति, निरंतर तृप्ति मिलती नहीं है। और जब अतृप्त मानव है, वो जो अतृप्ति के कारण जो करना है वो कर ही देता है। तृप्त अतृप्ति को तृप्ति में लाने का कुल काम है जागृति। जागृति के बिना तृप्ति आएगी नहीं, और जागृति का मतलब है समझदारी। यही नित्य तृप्ति का नित्य स्रोत है। समझदारी ही तृप्ति का नित्य स्रोत है। जीवन
कभी मरता नहीं है। जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है तो वो निरंतर ही रहेगी। ये भी बोल रहे हैं कि जीवन मरता नहीं है, जीवन में अगर समझदारी आ गई, तृप्ति आ गई तो निरंतर बनी रहेगी। उसका हमेशा के लिए वो खत्म हो गया, अतृप्ति का खाका ही खत्म हो गया। इस आधार पर ये प्रस्ताव है। समझदारी सर्व मानव का अधिकार है, हर व्यक्ति इसको शोध कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मानव जाति के आगे के उसके लिए, भविष्य के निर्माता के लिए समाधान पूर्ण विधि से ही वैभवित हो सकता है। मतलब मानव जाति का जो भविष्य है समाधान विधि से ही वैभवित हो सकता है, ऐसा लिखे हैं। बहुत बड़ी चीज है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जी जी। तो भैया हमने 10 पेज तो कर लिए जैसा हमने तय किया है ना। 42 से 52 की हर संडे को सुबह है ना, रविवार को 10 पेज कर लेंगे। तो आगे बढ़े कि यहाँ पे पूरा करें भैया जी? यहाँ पे रोक देते हैं भैया। हाँ, 10 पेज तो हो गए है ना। 10 पेज पूरे हो गए। अगर हमारे जो भाई बहन जो भी जुड़े हैं उनमें से अगर किसी को कुछ और जिज्ञासा हो या कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो एक बार पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, है ना। सभी को नमस्कार। अगर कोई भी भाई बहन का कोई मुद्दा हो तो जी जी नमस्ते भैया जी। हम सोच रहे हैं कि पूरा कर लिया जाए। हाँ, एक कौन भैया हाथ उठा रहे हैं? अगर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो बताएं, नहीं तो यहाँ पे पूरा कर लेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी भैया, बढ़िया। फिर तो पूरा करते हैं। आज हमने थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ लिया तो बढ़िया, जल्दी समाप्त हाँ, पूरा करते हैं। जी जी ठीक है। तो सभी को नमस्कार। नमस्कार है ना बिहार भैया जी। अगले हाँ हफ्ते भैया भी नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। अगले हफ्ते फिर